नमस्कार, मैं वंशिता। अपनी माटी के इस नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। इस बार हम आपके साथ आलू की फसल पर आए नए संकट की बात करेंगे। इसके अलावा पीला रतुआ से निपटने के तरीके भी बताएंगे, वहीं सोलर बाढ़ के फायदे भी गिनाएंगे। तो आइए करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत। हिमाचल में यूं तो कई पशु प्रेमी हैं, लेकिन इस बार हम आपको अपनी माटी की इस स्टोरी के जरिए उन किसान परिवारों के युवाओं से मिलवाने जा रहे हैं जो रियल हीरो बनकर उभरे हैं। किन्नौर जिला में इन दिनों प्रचंड ठंड पड़ रही है। हिमपात का दौर होने से सबसे ज्यादा दिक्कत लावारिस पशुओं को होती है। ऐसे में असहाय पशुओं की दिक्कतों को समझते हुए 3 नौजवानों ने जिला में अनूठी मुहिम शुरू की है। ये तीनों युवा अपनी पॉकेट मनी से लावारिस पशुओं को चारा खिला रहे हैं। ये तीनों युवा गैर राजनीतिक हैं। पिछले दिनों इन्होंने एक गाड़ी चारा खरीदा था। किसान परिवारों से संबंधित ये तीनों युवा अलग अलग क्षेत्रों का दौरा करते हैं और लावारिस पशु को देखकर उसे चारा खिलाते हैं। वे कहते हैं कि उन्हें मवेशियों की मदद करना अच्छा लगता है। आने वाले दिनों में वे एक NGO बनाने का सोच रहे हैं। बहरहाल सोमेश्वर नेगी, कपिल नेगी, विपिन कुमार अपने दोस्तों से मिलकर इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। तो किसान भाइयों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वर्ष 1990 से लंबित बंदोबस्त भू व्यवस्था को शुरू करने की उठी मांग। DC से मिले पंचायत प्रतिनिधि व ग्रामीण। जिला बिलासपुर के घुमारवीं उपमंडल के तहत पटवार सर्किल, करलोटी व छत के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत पपलाह, पलासला, कपाहड़ा, करलोटी, छत, हिम्मर व कोटलू ब्राह्मणा में वर्ष 1990 से लंबित बंदोबस्त भू व्यवस्था को शुरू करने को लेकर पंचायत प्रतिनिधियों व ग्रामीणों का एक प्रतिनिधि मंडल गुरुवार को उपायुक्त पंकज राय से मिला। इस दौरान अधिवक्ता प्रवीण शर्मा की अगुवाई में एक मांग पत्र भी उपायुक्त को सौंपा गया, जिसमें मांग की गई कि बंदोबस्त भू व्यवस्था को 1 माह में शुरू किया जाए, ताकि इन पंचायतों की 10,000 से अधिक आबादी को न्याय मिल सके और उन्हें अपने राजस्व संबंधित दस्तावेजों को पास करने में आसानी हो सके। अधिवक्ता प्रवीण शर्मा ने बताया कि इन पटवार वृत्तों के तहत आने वाली पंचायतों में बंदोबस्त वर्ष 1908 में हुआ था, लेकिन उसके बाद इन पंचायतों में कभी भी बंदोबस्त भू व्यवस्था नहीं हुई, जिसके लिए लगातार पंचायतों द्वारा ज्ञापन दिए जा रहे हैं। यदि 1 माह के भीतर बंदोबस्त भू व्यवस्था की अधिसूचना जारी करके कार्य को जल्द संपन्न करवाया नहीं गया, तो पंचायतों के प्रतिनिधि व स्थानीय लोग सरकार के विरुद्ध धरने पर बैठने के लिए मजबूर होंगे। साथ ही विभाग के खिलाफ न्यायालय द्वारा भी उचित आदेश व कार्रवाई करवाने के लिए लोकहित याचिका दायर की जाएगी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी विभाग की होगी। 40 लोग जो है चुने हुए प्रतिनिधि माननीय जिलाधीश बिलासपुर से मिले और उनसे हमने अनुरोध किया कि 1908 में हमारी जो 7 पंचायतें हैं, कपाड़ा, करलोटी, पलासला, पपला, छत, संध्यार, हिम्मर व कोटलू ब्राह्मणा, इन 2 पटवार वृत्तों में वर्ष 1908 के बाद कभी भी बंदोबस्त नहीं हुआ, जिससे कि हमारे इस क्षेत्र की लगभग जो 17-18 हज़ार जनसंख्या है, उनको आज की डेट में जो राजस्व के उनके रिकॉर्ड हैं, उनको प्राप्त करने में दिक्कत हो रही है। लोगों की निशानदेहियाँ नहीं हो पा रही, लोगों में झगड़े बढ़ रहे हैं, लोग आज अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं। जबकि हम कागज़ मांगने जाते हैं तो पटवारी कहता है जी मेरा तो लट्ठा भी खराब हो गया, कि कोई यहाँ बंदोबस्त नहीं हुआ। तो हमारी ये मांग थी, माननीय मुख्यमंत्री ने हमें लिखित में आश्वासन दिया था 1 साल पहले, ये विधानसभा में भी मामला उठा। 1990 से हमारे जनप्रतिनिधि इस मांग को लगातार हम पंचायतों के माध्यम से विभाग को भेजते रहे। पीछे इन्होंने हमें लिखित में आश्वासन दिया था कि हमारे पास पटवारियों की कमी है। अब तो विभाग ने 200 से अधिक पटवारी भी नियुक्त कर लिए, अब भी ये इस काम को शुरू नहीं कर रहे थे। तो जिलाधीश ने हमें आज ये आश्वस्त किया है कि 1 माह के भीतर इन पंचायतों का जो बंदोबस्त का काम है उसको अतिशीघ्र शुरू करवाया जाएगा। नहीं तो हमने उनसे सादर निवेदन भी किया है और उनको समझाया भी है कि ये प्रशासन की लापरवाही है, विभाग की लापरवाही है। इसके विरुद्ध 1 माह के बाद जो है हम आंदोलन करेंगे इस क्षेत्र की जनता, और माननीय उच्च न्यायालय में हम इसके प्रति एक लोकहित की विभाग के विरुद्ध जो है एक याचिका भी दायर करेंगे। सरकारी योजनाओं का सही तरीके से लाभ उठाया जाए तो इससे किसान भाइयों को खूब फायदा हो सकता है। कुछ ऐसा ही कर दिखाया है मंडी जिला के एक किसान ने। देखिए ये रिपोर्ट। सोलर बाढ़ लगाकर मंडी जिला के एक किसान ने गेहूं की प्रोडक्शन को 3 गुना कर लिया। जिला के तहत भड़ियाड़ा पंचायत के बरनाव गांव के रहने वाले किसान पूर्णचंद की करीब 11 बीघा जमीन में 8 क्विंटल तक गेहूं निकलती थी।
पूर्ण चंद ने बताया कि प्रोटेक्शन न होने के कारण बंदर और लावारिस पशु फसल को उजाड़ देते थे। इसी बीच पूर्ण चंद को हिमाचल प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना का पता चला। उन्होंने तुरंत इस योजना से बाड़ लगा ली। बस फिर क्या था, पहले ही सीजन में गेहूं की पैदावार 8 क्विंटल से बढ़कर 24 क्विंटल हो गई। इसी तरह अब उनकी मक्की की पैदावार भी 50 किलोग्राम से बढ़कर क्विंटल जा पहुंची है। वे कहते हैं कि अब उनके खेतों में आलू, लहसुन, धनिया, मिर्च, हल्दी, टमाटर, गोभी, मटर, अदरक की फसलें भी सुरक्षित हैं। उन्होंने किसानों से आग्रह किया है कि वे इस योजना का लाभ उठाएं। तो किसान भाइयों, अगर आपके खेत में भी बंदरों या लावारिस पशुओं का प्रकोप है तो इस योजना का जरूर फायदा उठाएं। मैं पूर्ण चंद जी, गांव बरनाऊ, अपने मोहाल जनेतर डाखरना चोड़ा जोगिंद्रनगर का रहने वाला हूँ। मेरे पास 11-12 बीघा जमीन सी पहले, तो मैंने 300 मीटर के करीब फेंसिंग सोलर वाल लाया है। पहले मेरी ज़मीन में कोई भी चीज़ नहीं होती थी, होती ही तो सूर, बंदर वगैरह उजाड़ देते थे। जदों दी मैंने बाड़बंदी की है तो अब मेरी फसल भी अच्छी होती है। पहले मक्की 40-50 किलो में नहीं निकलती थी, तो हुण 7-8 क्विंटल के करीब मेरी मक्की निकल जाती है। गेहूँ भी मेरी पहले 5-6 क्विंटल के करीब पैदावार सी, हुण 23-24 क्विंटल के करीब मेरी मक्की निकल जाती है। अब इसमें मेरे आलू भी साल जोगा निकल जाते हैं, धनिया निकल जाता है, मिर्च खान जोगा साल दी गुजारा हो जाता है, मटर हो जाते हैं, फूल गोभी, और इसमें कुछ मैंने सेब के बूटे भी लाए हैं जो कि 3-3 साल के हो चले हैं। तो अब वो 2-2 पेटी फल देने लग पे है। अब बाड़बंदी से मेरा काफ़ी बचाव हो गया है। उसके उपरांत मैंने एक पिट अपने देसी खाद वास्ते पिट बनाई है, जिससे मुझे 12,000 सब्सिडी मिली, जो कि मेरी खेती वास्ते सारा अपने खाद में उससे भी उत्पन्न करता हूँ। उसके बाद यहाँ पानी की बहुत कमी ही, मैंने सोलर पंप वास्ते अप्लाई किया अपन, जो कि पानी बहुत गहरा होने के कारण अपने कामयाब नहीं हो सका। उसमें मुझे 1,10,000 सब्सिडी मिली। तो पानी और टैंक, उसके बाद मैंने टैंक बनाया, टैंक में मुझे 17,000 सब्सिडी मिली, जो कि उसमें मैं पानी आस्ते आस्ते इकट्ठा कर लेता हूँ, तो ज़मीन का मेरा गुजारा हो जाता है। मेरा संयुक्त परिवार है, 10-12 आदमी इसी ज़मीन से निर्भर है। तो जो भी अपने आलू है, जो भी फसल है, मैं बाज़ारों कोई चीज़ लेंदे सिर्फ दालों की सिवाय, बाकी मैं आलू, गोभी, मटर, प्याज, धनिया, लहसुन वगैरह सब अपनी ज़मीन से पैदावार मेरे घर का गुजारा आसानी से निकल जाता है जी। पहले बाड़बंदी से पहले ही मेरी 5-6 क्विंटल कणक, जो कि घर का मसा गुजारा निकलता था, अब बाड़बंदी से मेरी 23-24 क्विंटल के करीब कणक निकल जाती है, जिसे 10-12 क्विंटल मैं घर के खाने वास्ते रख लेता हूँ और 10-12 मैं बेच देता हूँ। मैं किसान भाइयों से निवेदन करना चाहता हूँ कि जिस तरह मैंने सरकार से सहूलतें ली है, जो सरकार सहूलतें देती है, आप भी अपना गुजारा बड़ी आसानी से कर सकते हैं। इन दिनों आलू की फसल यौवन पर होती है, लेकिन इस बार आलू बीजने वाले किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें हैं। आखिर क्या है इस चिंता का कारण, देखिए ये रिपोर्ट। हिमाचल में आलू की फसल ने कामयाबी का एक लंबा सफर देखा है। साल 1951-52 में प्रदेश में आलू की पैदावार 1.6 हजार मीट्रिक टन थी, जो 2017-18 में इसकी पैदावार 198,000 मीट्रिक टन हो गई है। हिमाचल में कांगड़ा जिला के तहत नगरोटा, बगवा, लाहुल, बरोट, कुफरी आदि क्षेत्रों का आलू दुनिया भर में अपने स्वाद के लिए जाना जाता है। किसानों को इस फसल से बड़ी उम्मीद रहती है, लेकिन इस बार जनवरी माह में 2 बार बारिश का बड़ा स्पेल होने से आलू की फसल को नुकसान हुआ है। इसके अलावा धुंध और कोहरे से भी इस फसल पर बुरा असर हो रहा है। ऊना जिला और साथ लगते मैदानी इलाकों की बात की जाए तो यहाँ आलू की फसलें नवंबर से लेकर अप्रैल माह तक 3 बार ली जाती हैं, जिनमें पहली फसल की बिजाई सितंबर महीने में हो जाती है, जबकि दूसरी फसल की बिजाई नवंबर और दिसंबर में होने के बाद जनवरी में इसकी हार्वेस्टिंग हो जाती है।
वहीं तीसरी यानी जिसे पक्की फसल कहा जाता है, उसकी भी बिजाई जनवरी में शुरू होती है और उसकी हार्वेस्टिंग अप्रैल में जाकर होती है। वर्तमान समय में मौसम की लगातार पड़ रही मार के चलते जहां किसानों के माथे पर शिकन आने लगी है, वहीं अब वैज्ञानिक भी इस विषय में चिंतित नजर आ रहे हैं। वैसे तो आप अभी जनवरी का महीना चल रहा है और जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में और के निचले पर्वतीय क्षेत्र खासकर ऊना डिस्ट्रिक्ट में आलू की फसल की एक अपनी विशेषता है, क्योंकि यहाँ मुख्य रूप से 3 फसलें ली जाती है। जो पहली फसल होती है उसकी शुरुआत तो हम सितंबर महीने में कर देते हैं और वो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में उसकी हार्वेस्टिंग हो जाती है। दूसरी जो फसल जो अभी देख रहे हैं आपके नवंबर में लगा करके उसकी हार्वेस्टिंग मोस्टली जनवरी में लोग कर लेते हैं। और तीसरी फसल जो है वो दिसंबर या के लास्ट में या जनवरी में लगा करके उसकी हार्वेस्टिंग अप्रैल में करते हैं। तो जो तीनों फसलें हैं वो अपने आप में बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पहली फसल है उसको कच्ची फसल कहते हैं और वो बहुत ज़्यादा वो मार्केट में पैसा देता है किसानों को। दूसरी फसल थोड़ा सा मीडियम साइज़ का होता है और मीडियम टाइम में 80 से 90 दिन में तैयार हो जाता है। लेकिन तीसरी जो फसल है वो पक्की फसल के रूप में खासकर स्टोरेज के लिए यूज किया जाता है, जो हमें जिस समय आलू की पैदावार नहीं होती है उस समय मार्केट को वो प्रभावित करता है। करें मौसम की बात जहाँ तक, तो अभी जो मौसम है जनवरी का महीना है और करीब आलू की फसल 1 महीने की करीब लोगों की हो चुकी है, 1 महीने या 1 महीने से कुछ ज़्यादा की। तो पिछले 15 दिन से जो मौसम देखा जा रहा है कि वो उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं है, यानी कि ऐसा नहीं है कि कभी बहुत ज़्यादा धूप निकल रही है और फिर सर्दी का मौसम है। तो इस कंडीशन जो अभी मौसम प्रिवेल कर रहा है, जो कंटिन्यू है, इस मौसम में जो ब्लाइट है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित कर सकता है किसानों को। तो थोड़ा सतर्क होना चाहिए किसानों को सतर्कता ये रखनी चाहिए कि जहाँ भी आपने आलू लगाया है उस खेत का एक बार पूरे दिन में ज़रूर भ्रमण करें और देखें कि क्या उसके पत्ते के ऊपर कभी काले रंग के धब्बे तो नहीं आ रहे हैं, क्योंकि अर्ली ब्लाइट की संभावना तो भी रह सकती है, लेकिन अर्ली ब्लाइट से ज़्यादा जो हानिकारक है वो लेट ब्लाइट है। तो इसको देखते रहें। अगर पत्ते के ऊपर कोई भी धब्बे नज़र आते हैं काले रंग के, भूरे रंग के, और वो देखेंगे 24 घंटे के अंदर या 48 घंटे के अंदर वो बढ़ करके बहुत तेज़ी से फैलता है और पूरे खेत को कवर कर लेगा, तो किसानों को ये देखना चाहिए कि हमारे खेत में अगर नहीं है तो ज़रूरी नहीं हमारे पास के खेत में कहीं वो तो नहीं, वहाँ पर तो नहीं आ गया है। तो ये दोनों चीज़ प्रिकॉशन रखनी है। और इसके बीच में किसानों को अगर नहीं है तो भी आप 1 या 2 स्प्रे आप कर सकते हैं, वो कि जैसे रेडोमिल है का स्प्रे कर सकते हैं, उसके साथ अगर M45 और बेबिस्टीन का स्प्रे कर सकते हैं। कई बार कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का स्प्रे भी इसमें सक्सेसफुल होता है। साफ भी कहीं दवाई आती है जिससे भी होता है। अगर बहुत ज़्यादा ऐसा प्रकोप लग रहा है कि तेज़ी से बीमारी फैल रहा है तो करजेट वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। किसान ये इसमें ना रहें कि क्योंकि धूप निकल नहीं रहा है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है और नमी बने रहने से और धूप नहीं निकलने से पत्ते के ऊपर जो नमी बनी हुई है उसमें चांसेस होता है कि ब्लाइट की संभावना बढ़ जाती है। तो किसान भाइयों, कृषि विज्ञान केंद्र की में वैज्ञानिक भी बैठे हैं, आप उनके से भी कांटेक्ट करके इसके बारे में बात कर सकते हैं और कृषि विभाग भी इसमें काफ़ी ज़्यादा सहयोग करता है। तो जानकारी किसान लेते रहें और उनको फ़ोन करके पूछें अगर किसी तरह से आपके एरिया में अगर ब्लाइट की संभावना कहीं दिख रही है तो पहले से बताएं ताकि इसका सही समय पे इलाज किया जा सके। और अब चलते चलते ताजा हिमपात के बाद सेब को चिलिंग आवर्स मिलने की उम्मीद, बागवानों में बढ़ा जोश। हिमाचल में किसानों को बिजली शुल्क में छूट अब 50 पैसे से घटाकर 30 पैसे हुई प्रति यूनिट। मैदानी इलाकों में बारिश से गेहूं को मिली संजीवनी, इस बार बम्पर फसल की बंधी आस। सीएम बोले प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना का हिमाचल मॉडल दे रहा सबको प्रेरणा। अपनी माटी के आज के एपिसोड में बस इतना ही। अब आपसे मिलेंगे अगले हफ्ते, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी। नमस्कार।